हेलो, वेलकम, नमस्कार। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया बवाल शुरू हो गया है। कमलनाथ सरकार ने आरएसएस के भोपाल मुख्यालय से पहले सुरक्षा हटाने का फैसला किया और उस फैसले पर आरएसएस ने कड़ी आपत्ति जताई। इधर बीजेपी भी इस फैसले से नाखुश दिखी और कांग्रेस का विरोध किया। फिर फैसलों को वापस लेते हुए कमलनाथ सरकार ने सुरक्षा को बहाल कर दिया। तो सवाल यह है कि सुरक्षा हटाते समय जो तर्क दिया गया था, तो फैसला बदलते समय उस तर्क का क्या हुआ, और अगर वो तर्क सही था तो फिर वापस क्यों लिया गया? कई सवाल हैं, जवाब जानेंगे। क्या दबाव था? क्या उस दबाव में कहीं ना कहीं पार्टी अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी थी, या कहीं ना कहीं आरएसएस का प्रभाव देखते हुए इसे वापस लिया गया? और आरएसएस का क्या वाकई दबदबा कांग्रेस पर भारी पड़ेगा? तमाम मुद्दे हैं, उन पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। बड़े मन से सरकार चलाते हैं, सरकारें आती जाती है, क्या उसके कारण संगठनों की या व्यक्तियों की सुरक्षा बदलेगी क्या? मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा घटिया फैसला कैसे किया गया। ये तो बहुत छोटे मन वाला कोई आदमी करता है। तो मंत्रियों के यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था लगी है और चुनाव आयोग को पुलिस की आवश्यकता तो क्या इनकी भी हटाई जाएगी? संघ ने न तो तब सुरक्षा मांगी थी, ना अब सुरक्षा मांगी है। क्यों तो हटवाई थी और क्यों लगवा दी? ये जानबूझ के इस तरह के काम क्यों किए जा रहे हैं? केवल सिंपैथी भर लेने के लिए ये इस प्रकार का बोल कर रहे हैं। ये उन्हीं की चाल है। उन्होंने पहले कहा होगा कि सुरक्षा व्यवस्था हटा लो और बाद में उसको बैलेंस करने के लिए सब कर रहे हैं। और उनको चूंकि अभी भोपाल का चुनाव लड़ना है, इसलिए सारे काम कर रहे हैं। कहने को वो एक सांस्कृतिक संगठन अपने आप को बताते हैं, पर पूरी तरह से राजनीतिक संगठन है। तो अलग अलग बयान आपने सुने। कहने को तो राजनीतिक संगठन है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो राजनीतिक संगठन है तो फिर सामाजिक कार्य क्यों करता है? और अगर सामाजिक कार्य करता है तो उससे सुरक्षा की जरूरत क्या है? और अगर सुरक्षा की जरूरत थी तो सुरक्षा हटाई क्यों गई? ये तमाम तरह के सवाल है। हमारे साथ कुछ प्रवक्ता जुड़ेंगे। रजनीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ और सैयद जाफर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ सवाल हम आपके सामने छोड़े देते हैं कि आरएसएस की सुरक्षा फिर बहाल की गई। आरएसएस दफ्तर में फिर से एसएफ के जवान तैनात हुए हैं जो पहले चले गए थे। सुरक्षा हटा ली गई थी। आखिर ये सुरक्षा क्यों हटी? ये सुरक्षा किसने हटवाई? इस सुरक्षा को हटाने का फैसला किसने किया? और क्या कोई दबाव था चुनाव को देखते हुए? और साथ ही साथ आरएसएस का जो अपना एक लॉबी है काम करने का, अपना एक संगठन है, क्या उसके डर से ये वापस लिया गया? इन तमाम तरह के सवालों का जवाब हम लेंगे। लेकिन भोपाल में जिस तरह से आरएसएस दफ्तर की सुरक्षा फिर से बहाल हुई है, उस पर कई सवाल खड़े हुए और आरएसएस पे कांग्रेस हमेशा से सवाल उठाती रही है कि ये एक राजनीतिक संगठन है। लेकिन आरएसएस हमेशा से कहता रहा कि वो एक सामाजिक संगठन है, लोगों के साथ जुड़ता है, लोगों के साथ काम करता है। चलिए, सैयद जाफर साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सैयद जाफर साहब, स्वागत है आपका। सीधे आप ही से जानूंगा कि आरएसएस के दफ्तर में, संविधा में पहले सुरक्षा हटाई जाती है, फिर सुरक्षा भेजी जाती है। आखिर ये सब करना और फिर पीछे हटना, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आप जैसे प्रवक्ताओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और लगातार जिस दिन परसों रात को ये घटना घटी थी, लगातार मैं इस पे हर टीवी डिबेट में मैं शामिल रहा हूं। देखिए, मैं पहले इसमें दो महत्वपूर्ण चीज समझना होगा कि जो आरएसएस के भोपाल मुख्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसकी जो जिस समय चालू की गई थी, उस समय वहां पर उस कार्यालय की सुरक्षा नहीं की गई थी।
उस समय वहां पे सुदर्शन जी रहते थे और सुदर्शन जी उस समय वो एक सेंसिटिव पर्सन बने थे जो कि सुरक्षा दृष्टि कारणों के कारण से, इसलिए उनको सुरक्षा दी गई थी। और जब वो वहां से चले गए थे उसके बाद भी वो सुरक्षा वहां पे बनी रही। और जब कमलनाथ जी की सरकार आई तब भी वहां सुरक्षा पे बनी रही। ये जो मामला बना है ये कांग्रेस की सरकार की तरफ से या कमलनाथ की तरफ से बिल्कुल नहीं था। ये जब निर्वाचन आयोग ने ये पूछा कि भोपाल जिले में कहां पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी कैसी है, कहां पे बढ़ाना है, कहां पे कम करना है, उस वक्त जब जवाब देना था तो जो जिला सुरक्षा समिति होती है उसके पास कहीं पर यह नहीं था कि इन्होंने सुरक्षा मांगी थी, या कहीं पे यह नहीं था कि यहां पर कोई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते हैं जिनकी सुरक्षा दी जाए। इन सब चीजों को देखते हुए यह निर्णय उस सुरक्षा समिति ने लिया था। लेकिन जैसे ही यह मामला कमलनाथ जी के संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, तत्काल उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वहां पे सुरक्षा व्यवस्था चल रही थी, चुनाव का दृष्टिकोण रखते हुए वहां पे सुरक्षा दी जाए। तो मैं अंत में बड़ी जवाबदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि हमारा आरएसएस के साथ एक वैचारिक मतभेद जरूर है, लेकिन हम इस वैचारिक मतभेद में सत्ता में रहते हुए ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिससे कि आरएसएस के नेताओं की या कार्यालयों की किसी प्रकार की असुरक्षा बनती है। कमलनाथ जी की सरकार आरएसएस के कार्यालय हो, कांग्रेस के कार्यालय हो, बीजेपी के कार्यालय हो या मध्य प्रदेश का आम नागरिक हो, हर व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। जी चलिए, सैयद जाफर जी, आपने अपनी तरफ से तो ये बात कह दी कि आम नागरिक भी हो हम उसे सुरक्षा देते हैं। रजनीश अग्रवाल जी, आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी प्रदेश में कि जो गार्ड वहां लगे थे, एसएफ के जवान जो तैनात थे, तत्काल उन्हें हटाना पड़ा? और ये कहा जा रहा है सैयद जाफर जी की तरफ से कि वो इसलिए हटा लिया गया कि जिला सुरक्षा समिति ने मांग की थी कि आप बताइए कि कहाँ कितने व्यक्ति लगे हुए हैं, कहाँ कितने नहीं हैं, तो सबसे पहले आरएसएस कार्यालय ही याद आया। पंड्या जी, मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं पड़ रहा है, अगर आप दोहरा देंगे, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही मुझे। जी, सैयद जाफर साहब का कहना है कि ये सुरक्षा इसलिए हटा दी गई थी क्योंकि वहां जो है कुछ महत्वपूर्ण नेता वहां मौजूद थे, इसलिए ये सुरक्षा वहां दी गई थी, फिर वापस में सुरक्षा हटा ली गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरएसएस कार्यालय पे सुरक्षा लगाना फिर सुरक्षा हटाना, क्या वाकई ये डर है या फिर कहीं ना कहीं दबाव था? देखिए पंड्या जी, देखिए पंड्या जी, संघ ने ना सुरक्षा मांगी थी ना हटने की शिकायत की है। सवाल राजनीति में उन संदेशों का है जिन संदेशों को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है देश भर में लगातार। मैंने कई बार कहा कि ये संघ के बारे में जिस प्रकार के अपने वचन पत्र में तमाम प्रकार के प्रावधान करते हैं, वचन की बात करते हैं, ये लगातार बयानबाजी देते हैं। स्वयं दिग्विजय सिंह जी आतंकवाद से संघ को जोड़ते हैं। इनके कांग्रेस सरकार के प्रदेश के मंत्री हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी, वो संघ के बारे में अनर्गल आरोप लगाते हैं, विलाप करते हैं। ये लगातार संघ के बारे में जो इनकी सोच समझ है वो प्रकट होती रही है। और इसीलिए जो वायनाड से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने गए हैं, मुस्लिम लीग और कट्टरपंथियों के सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए संघ के साथ में ये लड़ाई अपनी प्रकट करना चाहते हैं, संदेश बताना चाहते कि देखिए हम संघ के खिलाफ है, हमने संघ कार्यालय से सुरक्षा भी हटा ली, हम तो संघ के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब इसका हल्ला हंगामा हुआ, चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत और इसमें इस प्रकार की तानाशाही नहीं चल सकती। एक और जहां भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलगाववादियों से सुरक्षा वापस ले रहे हैं, आतंकवादियों से सुरक्षा वापस ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये राष्ट्रवादियों की सुरक्षा वापस ले रहे हैं। उनको खींच है क्योंकि उनके मित्र संगी साथी वहां हैं और जिस प्रकार का वायनाड का मामला है वो भी सबके सामने है। जो राजनीति यहां दिग्विजय सिंह जी लोकसभा के प्रत्याशी बनने की बात कर रहे हैं, उनको अचानक 1992 का भोपाल याद आ जाता है, जबकि 93 से 2003 तक वो स्वयं यहां साक्षात मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल, लेकिन उनको 92 से कहते हैं माहौल बिगड़ गया भोपाल का। तो 10 साल आप क्या कर रहे थे जनाब? आपने क्यों नहीं माहौल ठीक कर पाया? अब अचानक आपको जब प्रत्याशी कांग्रेस ने बना दिया तो आपको माहौल बिगड़ा हुआ नजर आने लगा। दिन में मंदिर, रात को 3 बजे मजार, और तमाम प्रकार के संघ के साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक और तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये सबने देखी है। सैयद जाफर साहब, आ जाता है दिग्विजय सिंह जी का, तो चलिए मैं आपसे सवाल करूंगा। सैयद जाफर साहब, अगर आपको बीजेपी पर कोई कटाक्ष करना होता है, कोई हमला करना होता है, तो संघ आपके लिए सबसे सेफ जगह होती है क्या? ये बिल्कुल गलत बात है।
देखिए, आरएसएस से हमारा वैचारिक मतभेद जरूर हो सकता है, और खासतौर पर मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार का और कमलनाथ जी का या कांग्रेस का कोई बैर नहीं है आरएसएस से। हमारा सिर्फ इनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारी कोई किस तरह का वैचारिक मतभेद है? चलिए उसको भी बता दीजिए जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का और संघ का वैचारिक मतभेद क्या है, किन विचारों के साथ आप नहीं जुड़ना चाहते? वो कहते हैं कि हम समाज के लिए काम करते हैं, क्या आपकी पार्टी समाज के लिए काम नहीं करती? वो कह रहे हैं कि हम लोगों तक पहुंचने का काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तो क्या आप लोगों को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं? कौन तोड़ रहा है? जरा ये भी बता दीजिए कि आप ये भी बता दीजिए कि कौन सी विचारधारा लगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने की है। मुझे आप ये बताइए, क्या आरएसएस एक अच्छा राष्ट्रवाद संगठन है तो उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ही नेता क्यों पहुंचते हैं? भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा वाले ही लोग उससे क्यों उत्पन्न होते हैं? अगर आप एक सांस्कृतिक दल अगर आप काम करते हैं तो आपको तो कांग्रेस में भी नेता मतलब जाना चाहिए। जवाब दीजिएगा कि आरएसएस की ममता बनर्जी में भी जाना चाहिए, शाखा से, आरएसएस की शाखा से कांग्रेस के नेता क्यों नहीं निकलते? कांग्रेस के नेता आरएसएस क्यों ज्वाइन नहीं करते, क्यों नहीं आते आपके पास, क्यों नहीं जुड़ते उस संगठन से? अगर वो सामाजिक संगठन है, अगर वो सामाजिक सरोकारों वाला संगठन है, अगर वो लोगों के बीच जाकर काम करने वाला संगठन है, तो फिर कांग्रेस के लोग क्यों नहीं जुड़ते उससे? रजनीश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही, सवाल फिर से दोहराइए। रजनीश जी ये कह रहे हैं, हाँ, सैयद जाफर का कहना है कि कांग्रेस के लोग क्यों नहीं जुड़ते आरएसएस से? अगर आप लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, तो फिर आपकी फैक्ट्री से आरएसएस के लोग क्यों नहीं निकलते हैं? देखिए, आरएसएस तो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शाखा के माध्यम से देशभक्त नागरिक पैदा करती है, शाखा के माध्यम से विविध क्षेत्रों में सामाजिक जीवन के, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, व्यापारी हो, तमाम प्रकार की विधाओं में उस विचार की प्रेरणा से संगठन काम कर रहे हैं। ये बताइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उनके साथ में आपको प्रेम मोहब्बत है? जो देशद्रोह के नारे लगाते हैं, कश्मीर मांगे आजादी, उनके साथ में आपको प्रेम मोहब्बत है? जो कश्मीर में कहते हैं 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान चाहिए, उनके साथ में आपको मोहब्बत है? जो मुस्लिम लीग, जो यूडीएफ केरल में लगातार कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देती है, जो पीडीआई कर्नाटक में कट्टरपंथी विचारा को बढ़ावा देती है, अलगाववाद को बढ़ावा देती है, उनसे आपको प्यार है, मोहब्बत है? आप इस प्रकार की राजनीति करते हो? जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, जो लगातार इस देश के लिए काम करने वाले, समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनके प्रति घृणा, क्योंकि आपकी राजनीतिक दाल गल नहीं पाती, क्योंकि आप सैयद जाफर साहब जवाब दीजिएगा इस बात का। सैयद जाफर साहब जवाब दीजिएगा इस बात का कि शासन व्यवस्था एक खानदान के हाथ में आप मुट्ठी में रखना चाहते वो हो नहीं पाते, क्योंकि लगातार जिस प्रकार के सांस्कृतिक अवमूल्यन आपकी सत्ता में होता है, आप हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं, वो हो नहीं पाता संघ के कारण। इसलिए आपको भय लगता है, इसलिए आपके सारे नेता संघ चिल्लाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर मानहानि का प्रकरण चल रहा है। रजनीश जी आपको रोक रहा हूं। सैयद जाफर साहब, जो ये इल्जामात लगाए गए हैं आपके ऊपर, जरा इसकी पूरी संदर्भ सहित व्याख्या कर दीजिए। रजनी जी बड़े गंभीर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कभी कभी वो भी अपनी गंभीरता को भूल जाते हैं, तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है। आप बताइए रजनी जी, धारा 370 हटाने की वकालत भारतीय जनता पार्टी आज से 25-30 सालों से लगातार कर रही है। केंद्र में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार रही, तब आपने धारा 370 क्यों नहीं हटा दी? नंबर 1। और जो पीडीएफ जो वहां पर आपकी नजर में देशद्रोही पार्टी कहलाती थी, क्यों आपने उनसे समर्थन लेकर आपने उनकी सरकार चलाई? और मैं कहना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान के अंदर किसी धर्म का व्यक्ति, किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, उसे देशद्रोही करने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी 5 साल केंद्र में सरकार रही, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार रही, जो पाकिस्तान के नारे लगाते थे। आप बताइए, आपने ऐसे कितने लोगों को जेल भेजा?
कितने लोग ऐसे थे जो आपने चिन्हित किया, आप उनको पकड़ते नहीं है, कोई आपको मिलता नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय जुमलेबाजी करते हैं आप। और देखिए, मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं, सैयद जाफर साहब, क्या यही कारण है, क्या यही कारण है जो मुद्दे आरएसएस उठाता है? इन्हीं कारणों से आप आरएसएस के खिलाफ जाते हैं? यही विचारधारा है, शायद यही एक विचारधारा है अलग होने की। मैं बड़ी जवाबदारी से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। ये आरएसएस और मुसलमानों की कोई लड़ाई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अगर आरएसएस और मुसलमानों की लड़ाई होती तो आज आरएसएस समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। बड़े सुकून से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रह रहा है, बड़ी राष्ट्रीय एकता के साथ रह रहा है, सारा मुसलमान इस हिंदुस्तान के संविधान के साथ रह रहा है। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के समय ये याद आती है। और मैं तो बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि आरएसएस का दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस की जो संस्कृति की बात करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उसको ये खुल के नहीं आने देना चाहते हैं। रजीश अग्रवाल जी, सैयद जाफर का कहना था कि हमारी सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाइयां हैं और वो विचारधारा कोई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, कोई हिंदू आरएसएस की नहीं है और ना ही कोई मुस्लिम और आरएसएस की है। लेकिन सवाल ये कि क्या आप एक राजनीतिक संगठन नहीं है? क्या बीजेपी एक राजनीतिक संगठन नहीं है? और क्या बीजेपी के राजनीतिक संगठन की मात्र संस्था या ये कहें कि पितृ संस्था भी वही एक आपका जो कोर ग्रुप है वो आरएसएस नहीं है? अब सवाल ये कि क्या उस पर सुरक्षा देना और सुरक्षा हटाना, जब आप एक सामाजिक संगठन है तो आपकी सुरक्षा की जरूरत क्या है? नहीं तो कब मांगी? संघ ने कोई सुरक्षा नहीं मांगी थी, ना एप्लीकेशन लगाई, ना सुरक्षा हटाने पर शिकायत की। मैंने भी कहा कि ये तो जो जिस प्रकार का संदेश देने का काम कर रहे हैं उस प्रकार की है। और ये कह रहे हैं कि भाजपा संघ का दुरुपयोग करता है, तो आप सदुपयोग कर लो, आपको किसने रोका है? पर गाली तो आप दे रहे हो। राहुल गांधी जी पर मानहानि का प्रकरण चल रहा है, वो कोर्ट से उनको राहत नहीं मिल रही है। आपके दिग्विजय सिंह जी जो भाषा बोलते हैं उस पर प्रकरण दायर होता है। आपके डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो भाषा बोलते हैं वो आप बीप लगा के सुनाते हो। तो सवाल ये है, सवाल जो आपके मंत्री, जो आपके प्रवक्ता, जो पदाधिकारी बोलते हैं, संघ के बारे में कुप्रचार करते हैं, सवाल वो जनता आपको जवाब देती है। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा के तौर पर लड़ी जाती है। आप देशद्रोही का कानून हटाने की बात करो, हम विरोध ना करें। आप एफएसपा हटाने की बात करो, हम विरोध ना करें। आप कश्मीर से सेना हटाने की बात करो, हम विरोध ना करें। हम आतंकवाद हटाने की बात करते हैं, आप सेना हटाने की बात करते हो। जाफर साहब, और जो देश को बांटने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि अब तेरे कातिल जिंदा हैं और हम शर्मिंदा हैं, उनके साथ में आप खड़े होते हो, अभिव्यक्ति की आजादी बताते हो, तो ये विचारधारा है तो हमारा विरोध है। अगर ये आपकी विचारधारा है तो हमारा विरोध बार बार रहेगा, 10 बार रहेगा, हर बार रहेगा। सैयद जाफर साहब, इस तरह के आरोप क्यों लग जाते हैं? क्यों बीजेपी इस तरह के आरोप लगाती है? आप राष्ट्रवाद बिल्कुल मैं आता हूं। राष्ट्रवाद की परिभाषा को आप क्या मानते हैं? राष्ट्रवाद की परिभाषा शुरुआत होती है जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी। जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था? बल्कि भारतीय जनता पार्टी का नेता उस समय जो आरएसएस के लोग थे वो तो माफीनामा दिया करते थे। जो उनके आज उपदेशक बन के बैठे हैं वो माफीनामा दिया करते थे। और एक बात आज ये बताइए, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान चुनाव के पहले कहा था कि हम पाकिस्तान के एक सैनिक के बदले पाकिस्तान के 10 सैनिक को मार के लेके आएंगे। कोई लेके नहीं आए। और उस इंदिरा गांधी की पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं जिस इंदिरा गांधी जी ने इस्लामाबाद में भारतीय ध्वज लहरा दिया, जिस इस्लामाबाद में जाके इंदिरा गांधी जी ने 70,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। उस इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस पे उंगली उठा रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। आप बताइए, आप जाके उनको पाकिस्तान स्थापना दिवस की आप शुभकामनाएं देते हो, यहां पे पुलवामा अटैक के लेकर नाम पर वोट मांगते हो, आप बिरयानी खाने जाते हो। क्यों गए आप नवाज शरीफ के पास बिना बुलाए उनको जवाब दीजिए वो देने के लिए? अरे बिना बुलाने के बाद भी आपको नहीं जाना था। और मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं का युद्ध इंदिरा गांधी ने लड़ा और अभी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये तो सेना का पराक्रम है। इसमें राजनीतिक तौर पर कहीं नरेंद्र मोदी जी का कोई निर्णय नहीं है। अरे कब तक इस प्रकार का झूठ बोलते रहोगे? हर बार देश की सेना जीती है,
टेबल पर कांग्रेस हारी है और कांग्रेस के शासनकाल में 1,21,000 वर्ग किलोमीटर भूमि इस देश ने खोई है। इंदिरा गांधी के शासन में, नेहरू के शासन में इस देश ने 1,21,000 वर्ग किलोमीटर भूमि खोई है। सेना ने युद्ध जीते हैं, आपने टेबल पर हारे हैं। सेना ने 93,000 सैनिक गिरफ्तार किए, आपने फ्री किए। आपने जिस प्रकार से सेना के पराक्रम और शौर्य का अपमान किया है वो छिपा नहीं है। आपने शांति सेना के नाम पर सैनिकों की हत्या करवाई है वो छिपी नहीं है। जिस प्रकार से आपने कश्मीर के नाम पर जो समस्या पैदा की है नेहरू ने, वो छिपी नहीं है। इंदिरा जी ने जो आपातकाल लगाया इस देश का लोकतंत्र की हत्या की, प्रेस की सेंसरशिप खड़ी की, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बोला, वो छिपा हुआ नहीं है। आज तक कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के इस अपराध की क्षमा तक नहीं मांगी। इसलिए किस्सा बोलते हो, किस्सा झूठ बोलते हो। इंदिरा गांधी ने 71 का युद्ध लड़ा और अभी सेना ने कहा अगर मोदी जी ने 136 से निर्णय लिया तो आपको स्वीकार नहीं है। इसलिए झूठ बार बार चल नहीं सकता। आपके कारण देश ने आजादी के बाद में 1,21,000 वर्ग किलोमीटर भूमि क्यों खोई? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सेना जीती और आप टेबल पर क्यों आ रहे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्यों पीओके आज पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का हिस्सा? आप जवाब दीजिए। क्यों लद्दाख का हिस्सा आज चीन के पास में है? आप जवाब दीजिए। मानसरोवर आज क्यों चीन के हाथ में है? आप जवाब दीजिए। क्यों इस देश की भूमि दूसरे देशों के कब्जे में जाती है? बोलना पड़ रहा है बात क्यों करते हो? सेना के शौर्य पराक्रम में इंदिरा गांधी के हाथ में जोड़ते हो। नरेंद्र मोदी जी सेना के साथ खड़े हैं तो आपको उसके कारण दिक्कत पैदा होती है, समस्या पैदा होती है। ये विचारधारा हम स्वीकार नहीं कर सकते, देश स्वीकार नहीं कर सकता। देशद्रोह का कानून हटाएंगे, सेना को वापस बुलाएंगे। बलात्कार के आरोप जो सेना के जवानों पर लगाते हैं उनके साथ में आप खड़े दिखेंगे, अलगाववादियों के साथ खड़े दिखेंगे, आतंकवादियों के साथ खड़े दिखेंगे। सेना पर जो आरोप लगाते हैं आप उनके साथ खड़े होकर पत्र में आप नाना प्रकार की सरकार अगर आप बनाना चाहते हैं तो नाना प्रकार की सोच आप रखना चाहते हैं तो देश स्वीकार नहीं करेगा। आप जिहादी और माओवादी आपके संगी साथी हैं, आपके जिहादी और माओवादी आपके संगी साथी हैं। आप जिस प्रकार की विचारधारा की लड़ाई कर रहे हैं आपकी यही विचारधारा है, आपकी यही सोच है जिसको जनता सैयद जाफर साहब, यही सोच है जिसके खिलाफ एक सवाल आपसे पूछूंगा। यही सोच है जिसको आपको लगातार हिंदुत्व का मुद्दा सामने आ जाता है, फिर आरएसएस को भी आप सामने खड़ा करते हैं, फिर कहते हैं कि वो राजनीतिक संगठन है। सैयद जाफर साहब, एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्या कांग्रेस को देश में आरएसएस होने का डर लगता है क्या? क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं आरएसएस पर हमला बोला जाता है। मैं रजनीश जी भी ये सवाल करूंगा, क्या आपको आरएसएस से डर लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। आरएसएस से हमारा कोई डर नहीं है, बल्कि हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब राम मंदिर की बात आती है तो आप राम मंदिर निर्माण करने के लिए आप ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाते? आप राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कर पाए? आप 3 तलाक पे तो ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हो, लेकिन राम मंदिर पे लेके नहीं आते हो। कोर्ट का हवाला देने की बात करते हो और आप सुनिए, आप सिर्फ हिंदू तत्व की बात करते हो। आप करने कितनी मंदिर है? आप गौ रक्षा की बात करते हो, आप गौशाला नहीं बना पाए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर शहरों में गौ माता सड़कों में घूमती रही, कत्ल होता रहा। चलिए, मैं रोक रहा हूं सैयद जाफर साहब, आपका जवाब मैंने ले लिया, आपका जवाब मैंने ले लिया। रजनीश अग्रवाल जी, मैंने कांग्रेस से तो पूछ लिया कि आपको आरएसएस से डर लगता है क्या? अब सवाल आपसे और आपकी पार्टी से कि बीजेपी को आरएसएस के बिना डर लगता है क्या? देखिए, संघ हमारी विचार की प्रेरणा है, संघ हमारी संगठन की प्रेरणा है और संघ इस देश के लिए जिस प्रकार से काम करता है वो हमारे प्रेरणा का कारण बनता है। समाज के लिए जिस प्रकार काम करता है वो प्रेरणा का कारण बनता है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर जनता से जनादेश मांगने जाती है, हर चुनाव में जाती है, जनता हमें आशीर्वाद देती है तो ही हम सरकार बनाते हैं। और इसीलिए हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। जब ये सत्ता में बैठते हैं तो क्या किया इन्होंने? किसी से छिपा हुआ नहीं है। चुनाव में आप आरएसएस को क्यों आगे कर देते हैं? होता है तो कांग्रेस के लोग ही रहे, आरएसएस क्यों आगे आ जाता है? तो ये हर जो आप पर प्रहार होता है वो प्रहार आप पर नहीं, पहले आरएसएस पर होता है। तो प्रहार
ये क्यों संघ पर करते हैं, मैंने तो वही सवाल किया था। दूसरी बात यह है, संघ सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और लोकतंत्र में भागीदारी निभाने के लिए अगर वो जनजागरण अभियान चलाता है तो कांग्रेस के दिमाग में दर्द क्यों होता है? चलिए, किसको दर्द अगर होता वो है, कहता है कि कौन दर्द सबको से मतदान कराता है, करना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करना चाहिए, तो और दर्द आप क्यों ये कहते होता हैं कि है? वो एक राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन बतौर वो राजनीतिक संगठन की तरह आपके साथ जुड़ा हुआ है, काम करता है, और एक मध्य प्रदेश एक बड़ी नर्सरी है। और सवाल कांग्रेस से भी कि अगर वो एक राजनीतिक लड़ाई लड़ती है तो वो सीधे संघ पर हमला क्यों करती है, वो बीजेपी से साफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ती? और अगर विचारधारा की बात है तो आखिर इन विचारधाराओं में देश, जाति, धर्म और संप्रदाय कहां से आ जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।